नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आपको दिखाते हैं इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने कल अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। ईडी और पुलिस के साथ मिलकर 14 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें पीएफआई के 106 नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए और इसी के खिलाफ आज पीएफआई ने केरल बंद का आह्वान किया। इस दौरान केरल में खूब गुंडागर्दी भी नजर आई। पीएफआई का केरल बंद के दौरान हिंसा, सड़क पर लगाया जाम, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पेट्रोल बम से हुए हमले। 14 राज्यों में पीएफआई पर एनआईए ईडी के शिकंजे के बाद पीएफआई ने केरल बंद बुलाया है। इसमें खूब हिंसा हुई। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम और कोट्टम में सरकारी बस और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुन्नूर में एयरपोर्ट कर्मचारी पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बम से हमला किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के केरल बंद के दौरान कई जगह पीएफआई कार्यकर्ता पुलिस जवानों से भी भिड़ते नजर आए। पीएफआई के बंद का असर उन इलाकों में देखने को मिला जहां जहां पीएफआई मजबूत है। पीएफआई के जिन इलाकों में पकड़ है वहां सुबह से दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर वाहनों की संख्या बहुत कम थी। कुछ जगह पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। बंद को देखते हुए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी और साथ ही हिंसा के बाद अतिरिक्त पुलिस बल भी उतारा गया। कल गिरफ्तार किए गए पीएफआई नेताओं को एनआईए ने कोर्ट में भी पेश किया, जहां से कई को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने बंद बुलाने के लिए पीएफआई के नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता। केरल के कन्नूर जिले के मतनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंका गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ नजर आता है कि बाइक सवार 2 युवकों ने इसे अंजाम दिया। पेट्रोल बम से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऑफिस के शीशे टूट गए, कमरे में रखी हुई पलंग जल गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं केरल के कन्नूर में, जहां आरएसएस दफ्तर को निशाना बनाया गया। इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। ऑफिस को जरूर हानि पहुंची है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन पर अब सियासत भी होने लगी है। सपा पीएफआई के साथ पूरी तरीके से खड़ी नजर आई। पीएफआई में और आरएसएस में अगर पीएफआई पे प्रतिबंध लगाओ तो आरएसएस पे प्रतिबंध लगाओ। दोनों एक से ही हैं, अगर हैं तो दोनों एक से हैं, नहीं तो दोनों को आजादी मिलनी चाहिए। ये क्या बात हो गई? मदरसों पे पाबंदी लगाएंगे, शिशु मंदिरों पे नहीं लगाएंगे। अगर जांच करा रहे हैं आप तो शिशु मंदिरों की भी जांच कराइए, मदरसों की भी जांच कराइए। मदरसों में कुछ नहीं हो रहा गलत। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप टेरर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होंगे, टेरर फंडिंग भी करेंगे, उसको बढ़ावे भी, वायलेंस को बढ़ावे भी देंगे और फिर ऊपर से अपने बचाव की भी बात करेंगे इस तरह से धरना प्रदर्शन करके। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है।
हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। देश में नफरत की क्लास चलाने वाले पीएफआई की जड़ें भले ही केरल में सबसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो 20 राज्यों तक अपनी पहुंच रखता है। पीएफआई पूरी तरीके से सिमी के नक्शे कदम पर चलता है, लेकिन पीएफआई का सिमी कनेक्शन क्या है, आपको ये भी समझना चाहिए और क्यों दोनों को एक जैसा बताया जा रहा है। दरअसल टेरर लिंक के चलते 2001 में सिमी को बैन किया गया था। ये सिमी को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन था। साल 2006 में तमाम संगठनों ने मिलकर एक पीएफआई का गठन किया। पीएफआई देश में सिमी की बी पार्टी के रूप में उभरा। उसी के पैटर्न पर वो काम करता था। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक पैर पसारना शुरू किया। कैसे पीएफआई ने अपने आप को फैलाना शुरू किया। लखनऊ और इसके साथ ही एनसीआर को एक हेडक्वार्टर की तरह तैयार पीएफआई ने किया ताकि वहां से वो ऑपरेट कर सके। इसके साथ ही पीएफआई पर एक्शन की इनसाइड स्टोरी भी आप देख लीजिए। पीएफआई पर एक्शन का प्लान 4 अगस्त को तैयार हुआ। कैसे पीएफआई पर शिकंजा कसा जाए। गृह मंत्री अमित शाह के बेंगलुरु दौरे के दौरान इस प्लान को तैयार किया गया ताकि पीएफआई की जड़ों को खत्म किया जा सके। अमित शाह ने कर्नाटक के सीएम और इसके साथ ही गृह मंत्री के साथ एक बैठक की। इसका पूरा एक खाका तैयार किया और बेंगलुरु में हुई मीटिंग के बाद से ही यह तैयारी अपने अंतिम चरण तक जा पहुंची थी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा। 20 सितंबर को अमित शाह ने रेड का आदेश दिया। छापेमार कार्रवाई की शुरुआत हुई। छापेमारी के दौरान भी गृह मंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। कैसे ये कार्रवाई चल रही है इस पर नजर खुद अमित शाह की थी और इसीलिए पीएफआई पर एक्शन की तैयारी की जा चुकी थी। इसका पूरा लेआउट तैयार किया जा चुका था। लेकिन पीएफआई का टेरर कनेक्शन क्या है, आपको यह भी समझना चाहिए। राज्यों में टेरर फंडिंग का आरोप पीएफआई पर लगता रहा है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। इसके साथ ही पीएफआई पर जो गंभीर आरोप है वो ये कि आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है पीएफआई, इसके लिए बाकायदा ट्रेन करता है। फुलवारी शरीफ लिंक भी सामने आया जिसमें पीएफआई जुड़ा हुआ था और साथ ही पीएफआई के अलग अलग मामलों में लिंक्स भी सामने आए। और पंजाब पुलिस ने आईएसआई से जुड़े हुए आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके पास से AK-56 और 90 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। 2 आतंकियों को पुलिस ने पकड़ा। पंजाब को दहलाने की साजिश थी। तरनतारन से भी 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। पंजाब पुलिस ने आईएसआई की आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी मॉड्यूल आईएसआई के समर्थन से चल रहा था, जिसमें से एक कनाडा बैठकर लखबीर लांडा चला रहा था और दूसरे आतंकी मॉड्यूल को पाकिस्तान से हरविंदर रिंदा नियंत्रित कर रहा था। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈਐਸਆਈ ਬੈਕ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਬਰਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਈਡੀ ਕੇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੈਪ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ। गिरफ्तार किए गए युवराज सभरवाल से पूछताछ में अमृतसर आईईडी मामले में भी सुराग मिले हैं। जिन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से एक AK-56, 2 मैगजीन और 90 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब को दहलाने की फिराक में घूम रहे 3 संदिग्ध आतंकी भी तरनतारन से गिरफ्तार किए गए। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਮੱਖੂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-56 ਰਾਈਫਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक और सियासी नेताओं को अपना टारगेट बनाया था, जिन पर हमले की साजिश रची गई थी। आतंकिस्तान पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश रची थी और इसके लिए धार्मिक और सियासी लोगों को निशाना बनाने का टारगेट भी रखा गया था। लेकिन पाकिस्तान की यह आतंकी साजिश है क्या, आप ये भी समझिए। दरअसल ड्रोन के इस्तेमाल के साथ आईडी, पिस्टल और नशे का सामान पाकिस्तान भेजता है। बॉर्डर पर उसकी गतिविधियां कई बार पकड़ी भी गई हैं। इसके साथ ही धमाके के लिए कई आतंकियों को तैयार किया। बाकायदा लॉन्च पैड्स को तैयार पाकिस्तान करता है, आतंकियों को ट्रेन करके तैयार करता है ताकि दहशत फैला सके। और साथ ही देश से बाहर से संचालित हो रहे थे ये तमाम ऑपरेशंस, ये भी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पूर्णिया पहुंचे। एनडीए गठबंधन से नीतीश के अलग होने के बाद यह पहला मौका था
जब अमित शाह ने बिहार में हुंकार भरी। अलग होने के बाद अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और आज उसकी भी तस्वीर नजर आई जब बिहार में मौजूद थे अमित शाह। बिहार में उन्होंने हुंकार भरी। जिस तरीके से बिहार में सियासत बदली उसके बाद बीजेपी हमलावर रही है। बिहार में सबसे बड़ा प्रश्न बीजेपी ने जो पैदा किया वो था वहां की कानून व्यवस्था को लेकर, और इसके साथ ही अमित शाह जब आज पहुंचे पूर्णिया, एक तरीके से पूरी सियासत को बदलने की कोशिश अमित शाह के जरिए की गई। बिहार में आने वाले वक्त में बीजेपी अपनी मजबूती कैसे और पैदा करेगी, क्योंकि नीतीश जो उनके साथी थे वो उनसे अलग हो चुके हैं, अलग सरकार बना चुके हैं। इसीलिए बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी बन जाती हैं और अमित शाह का ये दौरा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अमित शाह के सीमांचल दौरे का एक सियासी कनेक्शन भी आपको समझा देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको सीमांचल को समझा देते हैं, क्योंकि सीमांचल में आते हैं 4 जिले और इसी सीमांचल में अपनी पकड़ को बीजेपी मजबूत करना चाहती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ये जो 4 जिले हैं ये है सीमांचल के वो इलाके जहां पर बिहार की कोशिश है कि वो अपनी पकड़ को मजबूत करे। ये क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ा है। सीमांचल को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाढ़, गरीबी, शिक्षा की समस्या का शिकार यहाँ के लोग हैं और इन्हीं तरीके के वादे, इन्हीं समस्या को दूर करने के वादे यहाँ पर सियासी पार्टियां करती रहती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कुपोषण और गंभीर बीमारियां नजर आती हैं, जिसकी चपेट में यहाँ के लोग होते हैं। चारों जिले देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है, चाहे वो अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या फिर किशनगंज हो। ये है सीमांचल के वो इलाके। चारों ही जिलों में मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है, यानी वोट बैंक के आधार पर अगर आप देखेंगे तो मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। अब देखिए ये पूरा सियासी गणित है सीमांचल का, क्योंकि सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अभी की स्थिति अगर आप समझेंगे तो महागठबंधन के पास 15 सीटें हैं इन 24 में से, एनडीए के पास है 8 सीटें और इसके साथ ही AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पास, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 40% आबादी मुस्लिमों की है, उनके पास है 1 सीट। और इसी 8 के आंकड़े को अमित शाह की बढ़ाने की कोशिश है, जिसकी वजह से उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखिए सीमांचल के अहम मुद्दे क्या है, किसके जरिए यहां पर पार्टी अपने आप को मजबूत कर सकती है। एक मुस्लिम तुष्टीकरण हमेशा से इन 4 जिलों में देखने को मिला है। मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ रोहिंग्या घुसपैठ इन 4 जिलों का ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। इसके साथ ही एक तरीके का जनसंख्या असंतुलन सीमांचल के इस इलाके में बहुत ज्यादा नजर आता है और गोवंश की तस्करी भी एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम वो मुद्दे जिनको भुनाने की कोशिश सियासी पार्टियों की तरफ से की जाती है। अब सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी को भी आपको इन 4 जिलों के हिसाब से समझा देते हैं, जिसमें सबसे पहले पूर्णिया जिले की बात करेंगे, जहां पर मुस्लिम आबादी है 30% की। इसके बाद अररिया में आप देखेंगे 32% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में ये 38% है और सबसे ज्यादा किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी है और इसका एक एवरेज है 40% का, जो कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी को लेकर है। लेकिन शाह के सीमांचल दौरे का सियासी कनेक्शन आप समझिए, क्योंकि बिहार में मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी एक नींव अमित शाह ने आज से रख दी, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि सीमांचल से जुड़े मुद्दे का असर उत्तरी बंगाल तक नजर आता है और काफी हद तक जो मुद्दे हैं वो समान नजर आते हैं। महागठबंधन का मजबूत दुर्ग सीमांचल माना जाता है और उसी महागठबंधन में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, क्योंकि अब समीकरण बदल चुके हैं। लोकसभा की 4 में से 3 सीटें महागठबंधन के पास इस वक्त हैं, यानी कि मेजॉरिटी में है। महागठबंधन के किले में सेम की कोशिश है कैसे रणनीति तैयार की जाए, और ऐसे ही अमित शाह को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। उनकी इसी तैयारी के साथ पहुंचे हैं वो सीमांचल। बीजेपी के लिए सीमांचल क्षेत्र हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। उस चुनौती से कैसे पार पाया जाए, इसकी रणनीति अमित शाह तैयार कर रहे हैं 2024 की तैयारी के साथ। मुस्लिम बाहुल इलाके के तौर पर सीमांचल की पहचान देखी जाती रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ और गो तस्करी वहां का एक बड़ा मुद्दा है।
यानी कि रोहिंग्या मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसके साथ ही गौ तस्करी का भी। बीजेपी यहां पर जनसंख्या विस्फोट का भी मुद्दा उठाती है, क्योंकि एक जनसंख्या असंतुलन भी इन चारों जिलों में साफ तौर पर नजर आता है और यह है अमित शाह की रणनीति। इसी रणनीति के तहत पूर्णिया में आज पहुंचे थे अमित शाह और उनकी वो हुंकार भी साफ नजर आई। निश्चित तौर पर यह सियासत की पूरी तस्वीर को बदलने की एक कोशिश ही है। और अब अगली खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम ममता बनर्जी के 5 भाइयों और एक भाभी पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट में लगी हुई पिटीशन के मुताबिक साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बनर्जी परिवार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए। पिटीशन में कहा गया कि कोलकाता की हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी ममता के परिवार की है। ममता की भाभी कजरी बनर्जी पर कई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत में खरीदने का भी आरोप है और भतीजे अभिषेक बनर्जी कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। हालांकि इधर ममता का कहना है कि नातेदारों से मेरा कोई मतलब नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता है। तो ममता पर सवाल उठ रहे हैं बेहिसाब संपत्ति को आड़ देने की, यानी कि ममता के परिवार के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं उनकी तफसील से जानकारी भी आपको दे देते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं ममता के परिवार का जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और ममता से आखिर उनका रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपको बता देते हैं। इसमें ये जो कुछ चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें मैं गणेश बनर्जी के साथ शुरुआत करूंगी। गणेश बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भाई हैं। दूसरा चेहरा है स्वपन बनर्जी का, जो कि ममता बनर्जी के भाई हैं। इसके साथ ही समीर बनर्जी भी ममता बनर्जी के ही भाई हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही अजीत बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के बड़े भाई हैं। कजरी बनर्जी जिन पर यह आरोप लगा है वो है ममता बनर्जी की भाभी और समीर बनर्जी की पत्नी है वो। इसके साथ ही अमित बनर्जी जो कि ममता के बड़े भाई हैं और अभिषेक बनर्जी के वो पिता हैं। तो ये वो तमाम चेहरे जिनसे कनेक्शन है ममता बनर्जी का और इन पर लगे हैं गंभीर आरोप। अब ममता पर आरोप यह है कि ममता के भाई यानी कि समीर बनर्जी की पत्नी जिन पर ये आरोप लगे हैं कजरी बनर्जी पर। कजरी बनर्जी ने 2021 में वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा था और एफिडेविट में खुद को एक सोशल वर्कर के तौर पर स्थापित किया था कि वो सोशल काम करती हैं। लेकिन पति और खुद की प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही बताई थी। ये उनकी प्रॉपर्टी का आकलन जो उन्होंने भरा था। अब सोशल वर्क करके 5 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं, ये सवाल बहुत लाजमी है उठना। लेकिन कजरी ने हाउसिंग बोर्ड से 19 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी। ये पूरा विवाद आप समझिए कैसे शुरू हुआ। लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो लगभग 63 लाख के आसपास बताई जा रही थी, 63 लाख से कुछ ज्यादा। कजरी ने एक एफिडेविट में जो जमा किया उसमें कई जानकारियां उनकी तरफ से छिपाई गई, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से डिस्क्लोज नहीं की गई, जिसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके बाद ये गंभीर आरोप लगते रहे। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला। बीजेपी ने कैसे घेरा है? बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि ममता के भतीजी ने 70 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बनाई, जरा ममता बनर्जी इसका जवाब दे। बीजेपी पूछती है कि उनकी आमदनी का सोर्स क्या है, ये भी अगर इसका जवाब ममता बनर्जी दे पाए। वो ये भी पूछती है कि क्या ये कोयला और गाय तस्करी है, ये बहुत गंभीर आरोप लगाया। रुजिरा के थाईलैंड बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, ये भी उठाया है बीजेपी ने सवाल। और इन सवालों के इर्द गिर्द घूमती ममता बनर्जी ये कह पा रही हैं कि इनका इन रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ कोई नहीं रहता है। लेकिन बीजेपी के पास इस वक्त ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब आजम खान को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश और आजम के बीच तल्खी की खबरें चल रही थी, लेकिन अब अखिलेश के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उनके साथ एसपी के कई विधायक भी थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश मीडिया के सामने भी आए और अपनी बात भी रखी। गवर्नर उत्तर प्रदेश से मिलकर के आया हूं और आदरणीय आजम खान साहब के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है और लगातार जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनको लेकर के जानकारी दी है और हमने आग्रह किया है कि आपके
माध्यम से न्याय मिल सकता है। अखिलेश बताते दिखे कि उन्होंने आजम खान के मुद्दे को लेकर मुलाकात की है। उन्होंने एक बार फिर से आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए जाने का इल्जाम लगाया। अखिलेश विधानसभा सत्र में ही आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगा चुके हैं और इसी दौरान एसपी कार्यकर्ताओं का खूब हंगामा भी देखने को मिला था, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान पर भ्रष्टाचार और चोरी सहित करीब 90 मामले दर्ज हैं। तो वहीं हाल ही में आजम की जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी की गई तमाम किताबें भी बरामद हुई थी। बता दें कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब अखिलेश और आजम की नाराजगी की खबरें चर्चा में थी, लेकिन अब फिर से अखिलेश के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उचित सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए कहा गया। एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी हैं और इसीलिए कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक और छात्र सावधानी बरते और सतर्क रहें। एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे को कनाडा के अधिकारियों के सामने उठाया और जांच कर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन इस हेट क्राइम की शुरुआत साल 2021 से हुई। वो 2 घटनाएं बताते हैं जिनमें ये हेट क्राइम सामने आया। दुनिया के सामने सबसे पहले हेट क्राइम को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें 2021 में ये हेट क्राइम के केसेस हमने बढ़ते हुए देखे। साल 2021 में भारतीय युवक की हत्या कर दी गई, यानी कि 23 साल के सिख युवक प्रभजोत सिंह कतरी की हत्या कर दी गई थी, जो कि 2017 से ही कनाडा में रह रहा था। प्रभजोत वहां पर काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, ये भी एक घटना सामने आई। 14 जुलाई 2022 को कनाडा के ओंटारियो में कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। साथ ही उससे पहले कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखकर उसे वायरल भी किया गया था। इसके अलावा कनाडा में मंदिरों में भी तोड़फोड़ हुई, लेकिन मंदिर में कब यह घटना सामने आई? नवंबर 2021 कनाडा में पहली बार हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई। 15 जनवरी 2022 मंदिर में तोड़फोड़ की दूसरी घटना सामने आई और इस बार हनुमान मंदिर को तोड़ा गया। फिर 25 जनवरी 2022 दुर्गा मंदिर को तोड़ा गया। इसके साथ ही उपद्रवियों ने गौरी शंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी उत्पात मचाया। फिर 30 जनवरी 2022 को मिसिसागा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में दान पेटी और ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। 15 सितंबर साल 2022 टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में बातें लिखी गई। ये वो तमाम घटनाएं जो देखने को मिली, जिसके बाद एक बार फिर से भारत सरकार की तरफ से कनाडा में रह रहे भारतीयों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि वो एहतियात बरत सके। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने मंत्रियों को फोन कर अपडेट लेते रहते हैं। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक किस्सा सुनाया। विदेश मंत्री ने इस बात की तस्दीक देते हुए एक वाकया सुनाया जो अफगानिस्तान में भारतीयों के रेस्क्यू मिशन का है। विदेश मंत्री ने कहा कि आधी रात हो चुकी थी, मेरा फोन बजा। जब प्रधानमंत्री आपको फोन करते हैं तो कोई कॉलर आईडी नहीं आता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। इस बार प्रधानमंत्री थे। His first question was, जागे हो? I said, हाँ sir, like, I mean, it's 12:30, what else could I be doing other than, तो क्या हो रहा है वहाँ? So, because he assumed, that's exactly what I'd be doing. I said, नहीं sir, वो अभी अटैक चल रहा है, पर अभी help is on its way, etc. तो exchange. So then he said, अच्छा जब खत्म हो जाएगा मुझे फोन कर लेना। So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूंगा। So there was a pause. He said, मुझे फोन कर देना। Okay. इससे पहले भी विदेश मंत्री जयशंकर कई मौकों पर पीएम के किस्से सुना चुके हैं। जयशंकर ने पहले भी कहा था कि भारत अमेरिका को शक की निगाह से देखता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में नजरिया बदला। विदेश मंत्री 11 दिनों की अमेरिका यात्रा पर हैं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए और इसके अलावा कई बैठकों में भी हिस्सा ले रहे हैं।
इंडियन नेवी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और इसी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 1700 करोड़ की डील की है और इसके तहत नेवी को सतह से सतह पर हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें मिलेंगी, जिससे इंडियन नेवी का बेड़ा और ज्यादा मजबूत होगा। ब्रह्मोस मिसाइलों को छोटे और बड़े युद्धपोतों से कैरियर से लॉन्च किया जाएगा और इससे समुद्र के रास्ते आने वाले दुश्मन कामयाब नहीं होंगे। बीते कुछ सालों में भारतीय सेनाओं ने ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए 38,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट किया। यह कॉन्ट्रैक्ट गैर परमाणु मिसाइलों के लिए भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया। शुरुआत में सिर्फ 290 किलोमीटर की रेंज के साथ इसे लॉन्च किया गया, लेकिन अब इसकी रेंज में इजाफा कर दिया गया है। आइए इस ब्रह्मोस की खासियत क्या है आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 800 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसके साथ ही जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है उसमें तो ताकत है ही, नेवी के 10 युद्धपोत पर ब्रह्मोस की तैनाती की गई है। ऐसे 10 युद्धपोत हैं जिसमें एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस अपना काम करेगा और इसकी ताकत भी बढ़ाने वाला है। लेकिन यह ब्रह्मोस खास है क्यों, इसको आप समझिए। क्योंकि आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से यह अटैक करने में सक्षम है। यह है इसकी ताकत और इसीलिए भारत के लिए यह करार, भारत के लिए यह डील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर से इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए। रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत रूस चीन के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर बात कही। उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों के पास अतुलनीय क्षमता है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर रूस शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। रूसी राजदूत डेनिस एपिलोव ने RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना के बीच आपसी समझ, विश्वास और स्थिरता को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों देशों के बीच सहयोग के लिए अतुलनीय क्षमता है और यह नई दिल्ली और बीजिंग के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक ढांचा हो सकता है। As I say, consistently call on the peaceful resolution and stand for those disputes to be resolved solely between the two, bilaterally between India and China, to the benefit of the both sides and the parties. तो वहीं इस दौरान उन्होंने अमेरिका पर भी इशारा करते हुए कहा कि RIC का नजरिया कुछ ताकतवर देशों की नीति से बहुत अलग है। इसके साथ ही अलिपोव ने अमेरिका के इंडो पैसिफिक पहल की भी आलोचना की और साथ ही क्वाड में भारत की स्थिति को सराहा है। दरअसल रूस और भारत रक्षा सहयोग में होने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति तय समय पर कर दी जाएगी। दरअसल अक्टूबर 2018 में भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। रूस ने पिछले साल दिसंबर में मिसाइल की पहली खेप के साथ डिलीवरी शुरू की और इसे उत्तरी सेक्टर में चीन सीमा के साथ पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही रूस से दूसरी खेप की डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि रूस ने डिलीवरी की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। और अब बात ईरान की, जहां हिजाब के विरोध में प्रदर्शन 50 से ज्यादा शहरों तक फैल चुका है, जिसमें अब तक 40 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ के लिए रिहायशी बिल्डिंग्स में छापेमारी कर रहे हैं। तो इसी बीच अमेरिका की एक पत्रकार का फोटो भी वायरल है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी UNGA मीटिंग में शामिल होने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में है। इस दौरान एक न्यूज चैनल को उन्हें इंटरव्यू देना था, जिसके लिए उन्होंने एंकर क्रिस्टीन एमनपोर को हिजाब पहनकर आने को कहा। क्रिस्टीन ने ईरानी राष्ट्रपति की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका में हिजाब पहनने का कोई नियम नहीं है और इसी वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाया। अब क्रिस्टीन का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रईसी का इंतजार करते दिख रही है। क्रिस्टीन एक ईरानी नागरिक है। वो तेहरान में पली बड़ी और अब अमेरिका में रह रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन 50 से ज्यादा शहरों तक फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने
2 थानों और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से ही झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और साथ ही हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन 16 सितंबर के बाद से तेज हुआ। 13 दिसंबर को महसा अमीनी नाम की युवती को हिजाब न पहनने पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी 3 दिन बाद मौत हो गई और उसी के बाद से प्रदर्शन लगातार तेज हुआ है। तो हिजाब जरूरी या फिर मजबूरी, ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है, लेकिन हिजाब के खिलाफ क्रांति का इतिहास भी आइए आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसे लेकर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं खासतौर से ईरान में, वो हर बीतते दिन के साथ उग्र होती जा रही हैं। दरअसल हिजाब अनिवार्य होते ही प्रदर्शन का दौर और उसका सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। साल 2014 में ईरान में आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ, इससे पहले भी हालांकि आंदोलन वहां लगातार जारी था। ईरान के एक पत्रकार ने एक फोटो पोस्ट की और उसी के साथ ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता गया। यहां पर मसीह अल नेजाद ने बिना हिजाब एक फोटो पोस्ट की और इसके समर्थन में सैकड़ों महिलाओं के कमेंट्स भी उसमें देखे गए, जिसको आप एक कह सकते हैं क्रांति का रूप ले लिया। अली नेजाद ने बिना हिजाब उसके बाद एक और फोटो पोस्ट किया और उसके बाद उस फोटो पर भी उसी तरीके के रिएक्शंस आए। सिलसिलेवार तरीके से दूसरी महिलाओं ने भी बिना हिजाब वाले अपनी फोटोज को साझा करना शुरू किया, उन्हें पोस्ट करना शुरू कर दिया और हिजाब के नाम पर ईरान में उसके बाद एक तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई, आप ये कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, कब यूरोप में हिजाब पर बैन हुआ, जिसमें सबसे पहले फ्रांस की हम बात करेंगे। फ्रांस में इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई, लेकिन सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ऐसे कुछ और देश भी हैं जहां पर हिजाब पर बैन लगाया गया, जैसे कि बेल्जियम में भी फ्रांस के ही साल यानी कि साल 2011 में हिजाब पर बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही इटली में 2015 में ये बड़ा बदलाव, ये क्रांति देखने को मिली। नॉर्वे में साल 2018 में ये बड़ा कदम उठाते हुए हिजाब पर बैन लगा दिया गया और नॉर्वे के बाद ही अब जो बाकी देश है वहां पर भी इसी तरीके की क्रांति देखने को मिल रही है। और इसे लेकर खासतौर से जो ईरान से तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर भी ऐसा लगता है कि ईरान में इस हिजाब को सिरे से नकार रही हैं वहां की महिलाएं। अब खबर जो सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ी है वो आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम बिल रिफॉर्म का एक ड्राफ्ट जारी किया है और इसके जरिए सरकार भारत में टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करना चाहती है। वर्तमान दूरसंचार नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 पर आधारित है, जबकि नया विधेयक इससे अतिरिक्त वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950 का एक मिला जुला रूप है। दूरसंचार के लिए फ्यूचर रेडी लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर 20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। और सोशल मीडिया जायंट्स कंपनी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, साथ ही ट्विटर को अब सरकार से लाइसेंस लेना पड़ सकता है। वहीं ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप की परिभाषा बदलने की भी तैयारी हो रही है। कंपनियों को मांगने पर यूजर्स का डेटा भी देना होगा। सोशल मीडिया साइट्स पर यूजर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना भी जरूरी होगा। कोई यूजर अगर दूसरे यूजर को कोई मैसेज भेजता है तो दोनों यूजर्स को एक दूसरे की पहचान होना जरूरी है। यानी जरूरत के अनुसार सरकार स्पेक्ट्रम के आवंटन या फिर नीलामी का फैसला भी ले सकती है। हालांकि अभी तक ज्यादातर नीलामी ही की जाती है। ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनीज ने फीस, पेनाल्टी और बाकी चार्जेस को पूरी तरीके से हटाने की तैयारी कर ली है। अगर कोई टेलीकॉम कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो उसको मिला हुआ स्पेक्ट्रम सरकार के कंट्रोल में हो जाएगा। नए टेलीकॉम बिल से कंपनियों के लिए मर्जर और अधिग्रहण की शर्तें भी आसान हो जाएंगी और नए टेलीकॉम रिफॉर्म से टेलीकॉम कंपनीज पर लगने वाले जुर्माने भी कम हो जाएंगे। अभी तक किसी भी गलती के लिए टेलीकॉम फर्म्स पर मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता था, जिसे अब कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क की दुनिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। टेलीकॉम सेक्टर ने पूरी तरह से काफी तेजी से अपने पैर जमा लिए हैं। भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के रूप में खुद को स्थापित कर दिया है। टेलीकॉम कंपनीज के लिए भारत एक सबसे बड़ा मार्केट है। कैसे, आप ये भी जानिए। क्योंकि भारत में करीब 120 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है। इसमें लगभग 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 48 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूजर्स हैं। 10 करोड़ लोगों ने ओटीटी का, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का
सब्सक्रिप्शन ले रखा है। बीते साल OTT प्लेटफॉर्म्स ने $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है और साल 2027 तक OTT का रेवेन्यू $7 बिलियन भी हो सकता है। इस तरह के अनुमान हैं जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है और लोग इसे अपना रहे हैं। वहीं बिग टेक, OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेटा की सुरक्षा गंभीर मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर सरकार की चिंता लाजमी है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी एप्स को भी टेलीकॉम बिल की तहत ही शामिल कर लिया जाएगा और इसके साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स को भी, जिन्हें कई बार उन पर परोसे जाने वाले कंटेंट को लेकर चेताया जा चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर समेत कई ऐप्स इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा के लिए जो जाने जाते हैं, इसी तरह की सेवा टेलीकॉम कंपनियां भी देती हैं, जिन्हें भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब सरकार का प्रस्ताव यह है कि कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं देने वाले ऐप्स को भी लाइसेंस देना होगा। बुधवार को जारी विधेयक के मसौदे के मुताबिक दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क को लेकर संबंधित कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। व्हाट्सएप की मदद से भी वॉइस कॉल की जा सकती है, जिसे वोल्टे टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉलिंग के लिए सिम नहीं बल्कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है और इसी को लेकर यह तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में सरकार टेलीकॉम सेक्टर के मैनेजमेंट और सेवा पर कंट्रोल कर सकती है और किसी अधिकारी या फिर राज्य को भी इसकी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सरकार कानून में बदलाव कर लोगों को सुरक्षित रखना चाहती है। सोशल मीडिया को भी सरकार लाइसेंस के दायरे में लाना चाहती है। लाइसेंस लेकर ही ये कंपनियां काम कर सकेंगी और सरकार जरूरत पड़ने पर इनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई दफा सरकार को चेता चुका है। बीते 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच सोशल मीडिया के जरिए फैल रही है और हमारा देश किस ओर जा रहा है। इससे पहले 3 जुलाई को नुपुर शर्मा के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला ने भी सोशल मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया था और कहा था कि सोशल मीडिया आधे सच से ग्रसित है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए सख्त नियमों को लागू करने की बात की थी। बीते साल 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों तथा छींटाकशी पर कोई नियंत्रण नहीं। फर्जी खबरें आसानी से प्रसारित की जा रही हैं और इसके साथ ही जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता है और ये एक बड़ी वजह रही है कि सरकार इसे लेकर सख्ती दिखाने की तैयारी कर चुकी है। वहीं यूरोपीय देशों में देखा जाए तो ब्रिटेन में लंबे समय से सोशल मीडिया कंपनीज के सेल्फ रेगुलेशन पर सरकार का जोर है, लेकिन वहीं दूसरे प्रमुख यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी ने साल 2018 में NetzDG कानून बनाया, जो कि देश में 20 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होता है। इसमें कंपनियों के लिए किसी आपत्तिजनक कंटेंट यानी कि ऑब्सैनिटी को लेकर शिकायत आने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना कंपलसरी है। इन नियमों का पालन न करने पर किसी शख्स के लिए 5 मिलियन यूरो और कंपनी के लिए 50 मिलियन यूरो तक के जुर्माने तक की व्यवस्था है। जुलाई 2019 में फेसबुक पर इससे जुड़े एक मामले में 2 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। इसमें कंपनी पर उसके प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों को रिपोर्ट करने में चुप्पी का आरोप है। हालांकि कंपनी ने कहा था कि इस बारे में कानून बहुत स्पष्ट नहीं होने की वजह से ये नौबत आ पाई है। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे, जिनके चुनिंदा भाषणों का संग्रह कर लिखी गई पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का विमोचन हुआ। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के भाषणों का संग्रह कर पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये किताब लिखी है। इस मौके पर पीएम मोदी के काम की तारीफ करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमान महिलाओं को जो हक पीएम मोदी ने दिलाया, उसका साहस कभी नेहरू भी नहीं कर पाए। तलाक से आजादी दिलाना ये साधारण काम नहीं है, साधारण उपलब्धि नहीं। मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने वाले के नाम से नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश को पीएम मोदी पर भरोसा है। वो खुद
प्रधान सेवक अपने आप को मानते हैं और उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री तो अपने आप को देशवासियों का प्रधान सेवक मानते हैं और इस संकलन में भी आपको देखने को मिलेगा उनके 86 भाषणों में कि देश से जुड़ी हुई जटिल से जटिल समस्या पर किस तरह से उन्होंने अपना नेतृत्व भी दिया है, विचार भी दिया और देश को आगे ले जाने का काम भी किया। तभी तो आज जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, मोदी जी ने करके दिखाया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इंग्लैंड को पछाड़कर बनी है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। पूर्व उपराष्ट्रपति की लिखी किताब में पीएम मोदी के न्यू इंडिया की झलक दिखती है तो तमाम विषयों पर ये आधारित है। पर्यावरण हमारे जीवन का हिस्सा है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन पर्यावरण को लेकर संवेदनशील काफी कम लोग हैं। हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण है तो हम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण को लेकर सबको सजग रहने का मंत्र दिया है। आज पीएम मोदी ने प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और यह सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया और इस सम्मेलन में वन्य जीव संरक्षण पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण के नाम पर विकास की योजनाओं को ठप न करें, जिसके बाद उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उदाहरण दिया। पीएम ने बताया कि देश के आजाद होते ही सरदार सरोवर बांध का काम शुरू हुआ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था और इसके बाद अर्बन नक्सली एक्टिव हो गए। नर्मदा नदी पर बनने वाले इस बांध का काम यह कहते हुए रोक दिया गया था कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने। इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। पीएम मोदी ने पर्यावरण को लेकर चिंता जताई। पानी की किल्लत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पहले पानी ज्यादा था, आज वहां भी किल्लत दिखाई देती है। साथ ही पीएम मोदी ने पर्यावरण को बचाने का मंत्र दिया और इसी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी जोर दिया। और उत्तराखंड के धारचूला से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं और अचानक से सड़क पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे पर यह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। चट्टान गिरने से वहां से गुजर रहे यात्री बाल बाल बचे। आपको यह भी बता दें कि नेशनल हाईवे 2 हफ्ते से बंद था और आज ही इसे खोला भी गया था, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद इसे फिर से बंद करना पड़ा। इधर कचरा प्रबंधन न करने पर पंजाब सरकार पर एनजीटी ने 2000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। एनजीटी लंबे समय से पंजाब सरकार को नसीहत दे रहा था, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो एनजीटी ने भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर सॉलिड और लिक्विड कचरे का उचित प्रबंधन न करने पर 2000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने पर्यावरण संबंधित मुआवजे के रूप में इस रकम के भुगतान का निर्देश दिया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनजीटी पंजाब सरकार को लगातार चेतावनी दे रहा था। बावजूद इसके कचरे का अब तक उचित प्रबंधन नहीं हुआ। बीते हफ्ते राजस्थान सरकार पर भी एनजीटी ने 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया था और यूपी सरकार पर भी 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। आपको बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर जिलों में भी लिक्विड कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन मिले थे। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में सितंबर में सैलाब ने मुश्किल बढ़ा दी है। झमाझम हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर चुका है। ऐसे हालात बन गए कि लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर इतना ज्यादा जल जमाव हुआ कि स्कूल तक बंद करने की नौबत आ गई। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सितम देखने को मिला। बारिश के बाद पानी भरने से कई इलाकों में जाम लग गया।
सितंबर के महीने में इससे पहले इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी। गुरुग्राम में सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। कहीं बीच सड़क पर किसी की गाड़ी बंद हो गई तो किसी की बाइक डूब गई। राजधानी दिल्ली के साथ यूपी के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है और इसी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा की तस्वीर देखिए, जहां बारिश के बाद जलभराव हो गया और यहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी इस बारिश के बाद सड़कों पर पानी देखा गया। हालात तो ये हो गए कि जगह जगह जलभराव से जहां तहां गाड़ियां खड़ी नजर आईं। अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद से एक मकान गिर गया और इसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के 9 लोग दब गए। इनको स्थानीय लोगों ने ही रेस्क्यू कर बाहर निकाला। ये हापुड़ की तस्वीर देख लीजिए, जहां चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इस तबाही के तांडव से कई पेड़ उखड़ गए, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। तूफान इतना भयानक था कि एक पेड़ मंदिर पर जा गिरा, जिससे मंदिर का भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। गांव वालों ने इस तूफान को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बीते कई घंटों की बारिश के बाद यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। और इसी के साथ पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद भी जनजीवन प्रभावित है। रुद्रप्रयाग के तरसाली में पहाड़ टूटने की तस्वीरें सामने आई हैं। खबर है कि सोनप्रयाग के पास से गुजरने वाले हाईवे पर बारिश के बाद पहाड़ टूट गया और इससे आने वाले तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पहाड़ टूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ पूरा का पूरा नीचे आने को बेताब है और इसी बीच कई लोग इस रास्ते में भी फंसे नजर आए। बहरहाल सितंबर में बारिश का सितम पूरे देश को देखने को मिल रहा है। बारिश ने शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है।